हेलो दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर है अपना इकोलॉजी और इकोसिस्टम। इकोलॉजी जो शब्द है वो एक कल ने दिया था, जिसके इकोलॉजी के जनक रिटर है और भारतीय जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा है। और इकोसिस्टम जो शब्द है वो एजिटेंस लेने दिया था। इकोलॉजी हेकल ने और इकोसिस्टम एजिटेंस लेने। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम मिलकर इकोलॉजी बनाते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम होता है, आत्मनिर्भर होता है और स्वनियंत्रक होता है। वेटलैंड जो है वो इकोसिस्टम का उदाहरण है, जिसमें जलीय और जलीय पारितंत्र जो होता है वो वेटलैंड कहलाता है। इकोलॉजी जो है उसने ओडेम ने प्रकृति की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा है इकोलॉजी को। इसके बाद इकोसिस्टम के जो पारितंत्र के जो घटक होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, संरचनात्मक घटक और क्रियात्मक घटक। संरचनात्मक घटक में तीन टर्म होते हैं: स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि स्तर विन्यास। स्तर विन्यास क्या होता है? भिन्न भिन्न जाति भिन्न भिन्न स्तर में ऊर्ध्वाधर वितरण होता है, जैसे कि हर्ब्स, शाक और वृक्ष। इस तरह से ये वितरण होता है, जिसको सर्वाधिक जो स्ट्रेटिफिकेशन है, स्तर विन्यास, वो अमेजन वन में देखा जाता है। इसके बाद आता है स्टैंडिंग क्रॉप, खड़ी फसल। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है? एकांक क्षेत्र व समय में प्रत्येक पोषक स्तर में जीवित जैवभार की जो मात्रा होती है, जीवित जैवभार की मात्रा, वो स्टैंडिंग क्रॉप होती है, खड़ी फसल। इसके बाद स्टैंडिंग स्टेट, खड़ी अवस्था क्या होती है? मृदा में उपस्थित अकार्बनिक खनिज की मात्रा जो होती है वो स्टैंडिंग स्टेट होती है। इस तरह से तीनों टर्म हो गए। इसके बाद देखते हैं क्रियात्मक घटक कौन कौन से इकोसिस्टम के। इकोसिस्टम के क्रियात्मक घटक में फर्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। उत्पादकता, प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी माइनस आर, यानी कि श्वसन हानि। इसके बाद द्वितीयक उत्पादकता क्या होती है? उपभोक्ता स्तर पर द्वितीयक उत्पादकता होती है। उत्पादकता किस पर निर्भर करती है? आवास की जाति पर, पोषण की उपलब्धता पर और वातावरणीय कारक पर, प्रकाश संश्लेषण की दक्षता पर। सर्वाधिक जो उत्पादकता होती है वो वनों में पाई जाती है, यानी कि अगर ऑप्शन हो वन, समुद्र और घास स्थल, इसमें से सर्वाधिक उत्पादकता वन में पाई जाती है, न कि समुद्र में। और स्थल में सर्वाधिक उत्पादकता अमेजन वन में पाई जाती है और सबसे कम मरुस्थल में पाई जाती है। जल में सर्वाधिक उत्पादकता कोरल रीफ में पाई जाती है और सबसे कम महासागरीय समुद्र, गहरा समुद्र जो होता है उसमें पाई जाती है। कृषि में सबसे ज़्यादा उत्पादकता गन्ना और चावल की पाई जाती है। इसके बाद सेकंड फैक्टर है अपना उत्पादकता देख लिया। इसके बाद अपघटन। अपघटन के 5 चरण होते हैं, जिनको अभी देखेंगे। अपघटन क्या होता है? डिकम्पोजिशन। अपघटन तीव्र होगा यदि N2 और शुगर अधिक होंगे। N2 और शुगर अगर ज़्यादा होंगे तो अपघटन तीव्र होगा। O2 नमी और ताप अधिक होगा तो अपघटन ज़्यादा होगा। काइटिन और लिग्निन कम होंगे तो अपघटन ज़्यादा होगा, यानी काइटिन और लिग्निन कम होंगे तो अपघटन ज़्यादा होगा। अपघटन के 5 चरण होते हैं, जिसको ऐसे याद रख सकते हैं: FLC-HM, यानी कि 5 चरण कौन कौन से होते हैं? F मतलब फ्रेगमेंटेशन, खंडन, जो कि केचुआ में देखा जाता है। F के बाद L यानी कि लीचिंग, निक्षालन। इसके बाद C यानी कि कैटाबोलिज्म अपचयन, यानी कि फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबोलिज्म। ये तीनों प्रक्रिया मृतांश पर संपन्न होती है, यानी कि डेट्रिटस पर ये संपन्न होती है। इसके बाद चौथा चरण है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है? ह्यूमस का धीमा अपघटन होता है, वो लिग्निन के कारण होता है। यही चौथा हो गया। पांचवा जो वो होते हैं वो मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन में खनिज की निश्चलता देखी जाती है। इस तरह से 5 कारक होते हैं अपघटन के लिए जिम्मेदार: FLC-HM, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। जिसमें से ये तीन जो होते हैं ऊपर वाले, ये मृतांश पर संपन्न होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड जो क्रियात्मक कारक है इकोसिस्टम का, वो है ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो भोजन के रूप में होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। ऊष्मा गतिकी के दोनों नियमों का लागू होते हैं एनर्जी फ्लो में। उत्पादक की ऊर्जा सदैव मैक्सिमम होती है और इससे रिलेटेड 90% ऊर्जा तो उपापचय में खर्च होती है, केवल 10% का ही प्रवाह हो पाता है। ये क्या है? लिंडमैन का 10% का नियम है, यानी कि 90% ऊर्जा तो उपापचय में यूज होती है और केवल 10% ही प्रवाह हो पाती है। जैसे कि अपन यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ उत्पादक को T1 पोषण स्तर, PC प्राइमरी कंज्यूमर, T2 जो कि शाकाहारी होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर T3, टर्शियरी कंज्यूमर T4 और शीर्ष उपभोक्ता T5। इस तरह से ये चेन होती है खाद्य श्रृंखला की। इसमें उत्पादक जो होता है पोषण स्तर, जैसे इसका उदाहरण है घास, प्राइमरी कंज्यूमर टिड्डा, सेकेंडरी कंज्यूमर मेंढक, टर्शियरी कंज्यूमर सांप
और शीर्ष उपभोक्ता जैसे कि बाज, इसका उदाहरण ले सकते हैं। इसमें जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वो देखते हैं कि उत्पादक में ऊर्जा सर्वाधिक होती है, जैसे कि यहाँ पे 10,000 जूल ली। इसके बाद प्राइम T1 से T2 में गए तो 10,000 से 1,000 रहेगी। इसके बाद T3 में 100 जूल रहेगी, T4 में 10 जूल रहेगी और T5 में 1 जूल ही बचेगी। इस तरह से लिंडमान का 10% का नियम यहाँ पे लागू होता है। इसके बाद खाद्य श्रृंखला, फूड चेन की बात करें तो ग्रेजिंग फूड चेन, चारण खाद्य श्रृंखला, ग्रेजिंग फूड चेन इसको बोलते हैं। चारण खाद्य श्रृंखला दो तरह की होती है, स्थलीय और जलीय। इन दोनों में जीव का आकार बढ़ेगा और संख्या कम होगी। स्थलीय और जलीय जो खाद्य श्रृंखला है, चारण खाद्य श्रृंखला, इसमें जीव का आकार तो बढ़ेगा और संख्या कम होगी। इसके बाद पिरामिड की बात करें, पिरामिड संख्या के जो पिरामिड होते हैं वो सीधे होते हैं। चारण खाद्य श्रृंखला में संख्या के पिरामिड सीधे होते हैं, लेकिन इसका जो अपवाद है वो है परजीवी पारितंत्र। परजीवी पारितंत्र में संख्या के पिरामिड उल्टे होते हैं। और वन और वृक्ष जो पारितंत्र होते हैं उसमें तर्कनुमा या फिर कलशनुमा पिरामिड होते हैं संख्या के, ग्रेजिंग फूड चेन में। संख्या की पिरामिड जो है वो जनन क्षमता, जैव विभव को दर्शाते हैं। इसके बाद देखते हैं ऊर्जा की पिरामिड। ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधा होते हैं, उत्पादकता को दर्शाते हैं। इसके बाद जैवभार के पिरामिड, जैवभार के पिरामिड स्टैंडिंग क्रॉप, खड़ी फसल को दर्शाते हैं। और सीधे जैवभार के पिरामिड जो होते हैं वो सीधे होते हैं, लेकिन सीधे किस किस में होते हैं, वन, वृक्ष और घास स्थल में। लेकिन इसके जो अपवाद है वो है जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र में जैवभार के पिरामिड जो है वो उल्टे होते हैं। जैवभार के पिरामिड ऐसे तो सीधे होते हैं, लेकिन इसका अपवाद है जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र में जैवभार के पिरामिड उल्टे होते हैं। पिरामिड की जो लिमिट होती है वो होती है खाद्य जाल नहीं बनाते हैं मृतोपजीवी अपघटक में, ये सब इसकी पिरामिड की लिमिट होती है। इसके बाद देखते हैं पैरासाइट, परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी खाद्य श्रृंखला में जैसे कि वृक्ष, वृक्ष पे पक्षी, पक्षी पे परजीवी। इसमें उत्पादक से प्रारंभ होती है, जीव आकार घटेगा और संख्या बढ़ेगी। पैरासाइटिक परजीवी खाद्य श्रृंखला में जो कि ये संख्या का पिरामिड उल्टा होता है, क्योंकि जीव आकार तो इसमें घटता है और संख्या बढ़ती है। इसके बाद डेट्रिटस अपरद खाद्य श्रृंखला जो होती है, डेट्रिटस फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन ग्रेजिंग फूड चेन से मिल जाती है आगे चलकर। डेट्रिटस फूड चेन मृतांश से प्रारंभ होती है, उत्पादक से प्रारंभ नहीं होती है, सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है, सबसे छोटी श्रृंखला, अतः ऊर्जा अधिक, डेट्रिटस फूड चेन में ऊर्जा अधिक मिलती है। डेट्रिटस फूड चेन कुछ स्तर पर GFC से मिल जाती है। स्थल पर सामान्य डेट्रिटस फूड चेन पाई जाती है, जल में सामान्य ग्रेजिंग फूड चेन पाई जाती है। अब देखते हैं फूड वेब, खाद्य जाल क्या होता है। खाद्य श्रृंखलाओं में इंटर रिलेशन जो होता है उसको खाद्य जाल बोलते हैं। खाद्य श्रृंखला बढ़ेगी तो खाद्य जाल जटिल होगा और स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा। इसके बाद देखते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकी जो अनुक्रमण होता है, इसकी अवधारणा दी थी हल्ट ने। पारिस्थितिकी अनुक्रमण की अवधारणा दी थी हल्ट ने। पारिस्थितिक अनुक्रमण दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक अनुक्रमण क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में प्राथमिक अनुक्रमण होता है और अनुकूल परिस्थितियों में द्वितीय अनुकूलन होता है। इसमें प्राथमिक अनुकूलन धीमा होता है, अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण धीमा होता है, द्वितीयक तीव्र होता है। प्राथमिक अनुक्रमण नंगी चट्टानें, बंजर रेतीली भूमि में पाया जाता है, जबकि द्वितीयक अनुक्रमण कटे जले वन, प्राकृतिक आपदा या फिर छोटी कृषि भूमि जो होती है, छोड़ी हुई कृषि भूमि, उस पर द्वितीयक अनुक्रमण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अपना अनुक्रम में जो अन्वेषक यानी कि प्रथम समुदाय होता है उसको पायनियर बोला जाता है। पायनियर यानी कि अन्वेषक यानी कि पुरागामी समुदाय। पायनियर के बाद ट्रांजिशनल संक्रमण अवस्था होती है, जो सीरियल क्रमिकी अवस्था होती है। सीरियल क्रमिकी अवस्था होती है ट्रांजिशनल यानी कि पायनियर, फिर ट्रांजिशनल स्टेट, फिर क्लाइमैक्स यानी कि चरम या फिर अंतिम अवस्था होती है, जिसमें अंतिम समुदाय होता है। जातियों की संख्या, विविधता और स्थायित्व पायनियर में कम होता है, लेकिन क्लाइमैक्स में जातियों की संख्या, विविधता और स्थायित्व अधिक देखने को मिलता है। इसके बाद जो शुष्कतारंभी अनुक्रमण यानी कि जीरार्क या फिर जीरोसियर जो होते हैं, शुष्कतारंभी यानी कि शुष्कता से आरंभ होता है, उसमें क्या क्रम रहता है अनुक्रमण का वो देखते हैं। नग्न चट्टानों से प्रारंभ होता है, बेर रोग से, जिसमें सबसे पहले क्रस्टोज लाइकेन पाए जाते हैं, फिर फोलियोज लाइकेन आते हैं। ये प्रथम पाइनियर के रूप में काम आते हैं, लाइकेन, क्रस्टोज लाइकेन, फिर फोलियोज लाइकेन, फिर इसके बाद मोस ब्रायोफाइट जन्म लेते हैं। इसके बाद शाक, घास, झाड़ी ये जन्म लेते हैं। इसके बाद श्रब्स, काष्ठीय पादप जन्म लेते हैं। इसके बाद वन क्लाइमेक्स जाति के रूप में जन्म लेते हैं। इसका जो क्रम है वो लाइकेन, मोस ब्रायोफाइट, हर्ब्स, श्रब्स और वन, इस तरह से जीरार्क शुष्कतारंभी अनुक्रम होता है। इसके बाद हाइड्रार्क, हाइड्रोसियर, जलारंभी अनुक्रमण। जलारंभी में क्या होता है, इसका क्रम होता है, इसके लिए ट्रिक है, पहले सुनो फिर
मस्त रीड स्वैम्प, मस्त मार्क्स स्कोर फॉर सीनियर टीचर। इसके बाद इसको देखते हैं कि पहले यानी कि फाइटोप्लैंक्टन सबसे पहले आएंगे पादप प्लवक, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल वगैरह, ये पायनियर जनजाति के रूप में फाइटोप्लैंक्टन। इसके बाद सुनो यानी कि सबमर्ड जलमग्न जो होते हैं, जैसे कि हाइड्रा, हाइड्रा जलमग्न होता है, ये सेकंड नंबर पे आएगा, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन, फिर सबमर्ड, हाइड्रा, फिर फ्री फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग जैसे कि कमल, लिली, जलकुंभी, ये फ्री फ्लोटिंग, फिर रीड स्वैम्प जल नरकुल अनूप यानी कि टाइफा, फाइटोप्लैंक्टन, सबमर्ड, फ्री फ्लोटिंग, रीड स्वैम्प। इसके बाद मार्सीसेडो, मार्सीसेडो में दलदली क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। इसके बाद स्कोर स्क्रब काष्ठीय पादप होंगे, फिर फॉरेस्ट वन, इस तरह से वन जो है वो पारिस्थितिक क्लाइमेक्स जनजाति बन जाएगा। इस तरह से जलारंभी अनुक्रमण का ये क्रम होता है। एक बार और देख लेते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, सबमर्ड, फ्री फ्लोटिंग, रीड स्वैम्प, मार्सीसेडो, स्क्रब और फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इसमें क्लाइमेक्स जनजाति के रूप में देखा जाता है। इसके बाद देखते हैं द्वितीय अनुक्रमण किस पर निर्भर करता है। द्वितीय अनुक्रमण जो होता है वो आक्रमणकारी जाति पर, मृदा और जल की उपलब्धता पर, बीज और कायिक प्रवर्ध पर, इन पर निर्भर करता है द्वितीय अनुक्रमण। इसके बाद देखते हैं अपन फोर्थ टर्म पोषक चक्र। पोषक चक्र क्या होती है? न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल पोषक चक्र वो कि अब जैसे कि नाइट्रोजन चक्र होता है, फॉस्फोरस चक्र होता है, बहुत सारे चक्र होते हैं जो कि अपन ने पहले देख चुके हैं। बायो जियो केमिकल साइकिल भी इनको बोला जाता है। यहाँ पे नोट करने लायक बात है कि सांप और जो चिड़िया होते हैं वो किसी एक पोषक स्तर का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। सेकेंड है कि पोषक स्तर किसी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बट पोषक स्तर के क्रियात्मक स्तर पर निर्भर करते हैं। पोषक स्तर क्रियात्मक स्तर पर निर्भर करते हैं, किसी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इसके बाद जैविक संगठन के 4 स्तर होते हैं। जैविक संगठन के 4 स्तर कौन कौन से होते हैं? ये अपनी इकोलॉजी सेकंड पार्ट आ गया, इकोलॉजी का सेकंड पार्ट। इसमें देखते हैं जैवीय संगठन के 4 स्तर। जैवीय संगठन के 4 स्तर: जीव, समष्टि, समुदाय, जीवोम यानी कि बायोम और जैवमंडल। इसके बाद जैवमंडल में नल, स्थल मंडल, नभमंडल और जलमंडल। इस तरह से जैविक स्तर के ये 4 स्तर होते हैं। इसके बाद निकेत, निकेत की जो उदाहरण है, निकेत किसको बोलते हैं? 2 निकटवर्ती जो जातियाँ होती है वो अनंत काल तक एक साथ नहीं रह सकती है, ये अवधारणा है। निकेत किसको बोलते हैं? जिसमें उसकी क्रियात्मक भूमिका भी ली जाती है। निकेत में क्रियात्मक जो घटक होते हैं वो भी शामिल होते हैं, लेकिन आवास जो होता है, आवास में वो रह सकती है, कि वो रहने के स्थान को तो आवास कहते हैं, और निकेत में उसकी क्रियात्मक जो भूमिका होती है उसको भी देखा जाता है। इसके बाद अजैविक कारकों के प्रति जो जीवों की अनुक्रिया होती है उसको देखते हैं, जैसे कि नियमन, रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या होता है? होम्योस्टेसिस, समस्थापन भी इसको बोला जाता है। ये खर्चीली प्रक्रिया है रेगुलेशन, कार्यकी और व्यवहारिकी प्रक्रम है, कार्यकी और व्यवहारिकी प्रक्रम है रेगुलेशन। इसमें ताप नियमन होता है और परासरण नियमन का कार्य किया जाता है जंतुओं के द्वारा। सेकेंड है अपना संरूपी यानी कि कन्फॉर्मर। कन्फॉर्मर क्या होते हैं? 99% एनिमल जो होते हैं और लगभग सभी प्लांट ये कन्फॉर्मर होते हैं, यानी कि बाहरी परिवेश के अकॉर्डिंग भीतरी परिवेश की परासरणता को परिवर्तित कर लेते हैं। बाहरी परिवेश के अकॉर्डिंग भीतरी परिवेश की परासरणता को परिवर्तित कर लेते हैं, उनको संरूपी कन्फॉर्मर बोला जाता है। अब बात करें प्रवास की, माइग्रेशन। प्रतिकूल परिस्थिति से अस्थायी रूप से अनुकूल की ओर जो गमन होता है उसको माइग्रेशन बोलते हैं। निलंबन, सस्पेंशन। निलंबन क्या होता है? निष्क्रिय या निलंबित अवस्था में चले जाते हैं, जैसे कि बीज प्रसूति हुई, जीवाणु में एंडोस्पोर निर्माण, शैवाल और कवक में मोटी भित्ति वाले जो जीवाणु होते हैं ये दर्शाते हैं। निलंबन सस्पेंशन में चले जाते हैं, यानी कि प्रतिकूल परिस्थिति में कुछ समय के लिए निलंबित अवस्था में चले जाते हैं। इसके बाद डायोपोज। डायोपोज क्या होती है? उपरति। जीव में जंतु प्लवक विकास की अवस्था का निलंबन कर देते हैं, उसको डायोपोज उपरति बोला जाता है। इसके बाद देखते हैं एडाप्टेशन, अनुकूलन क्या होते हैं। अनुकूलन में स्पष्ट अनुकूलन है, जैसे कंगारू जो होता है मरुस्थलीय में कार्यकी अनुकूलन पाया जाता है। सेकेंड है मरुपादप, नागफनी, कैक्टस वगैरह, इनमें अनुकूलन क्या होता है? आकारिकी रूप से और कारिकी रूप से CAM पाथवे का जो फॉलो करते हैं, इनमें आकारिकी और कारिकी अनुकूलन होता है। ब्लू व्हेल सील में जैव रासायनिक अनुकूलन होता है। ब्लू व्हेल में जैव रासायनिक अनुकूलन होता है, जिसमें वसा की जो कुचालक मोटी परत होती है वो बल्बर के रूप में अनुकूलन दर्शाती है। अंटार्कटिका फिश में एंटीफ्रीज प्रोटीन पाया जाता है, जो कि जैव रासायनिक अनुकूलन का उदाहरण है। इसके बाद मरुस्थलीय जो छिपकली होती है उसमें व्यवहारिक अनुकूलन पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं थर्ड, ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें अनुकूलन क्या होता है? ये कारिकी अनुकूलन होता है। इसमें RBC की संख्या बढ़ेगी, श्वसन दर बढ़ेगा और हीमोग्लोबिन की O2 के साथ बंधुता कम होगी। ये व्यवहारिक कारिकी अनुकूलन होता है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में।
इसके बाद एलन का जो नियम है, एलन का नियम क्या है कि सतह क्षेत्रफल अगर कम होगा तो ऊर्जा का ह्रास भी कम होगा। जैसे कि ध्रुवीय जीव जो होते हैं वो छोटे छोटे लिम्स होते हैं, ध्रुवीय जीव हो गए, इसलिए उनमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है, सतही क्षेत्रफल कम करेंगे। ये होता है एलन का नियम। और बर्गमैन का नियम क्या होता है? बर्गमैन का नियम ठंडे क्षेत्रों में बड़े आकार के जो जीव होते हैं वहाँ पे बर्गमैन का नियम लागू होता है। इसके बाद पॉपुलेशन समष्टि की बात करते हैं। पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन में इकोलॉजी आनुवांशिकी और इवोल्यूशन को जोड़ती है। ये स्टेटमेंट है कि इकोलॉजी जो होती है वो आनुवांशिकी और इवोल्यूशन दोनों को जोड़ने का काम करती है। पॉपुलेशन की बात करें तो आयु पिरामिड, एज के जो पिरामिड होते हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट है एक्सपेंडिंग, बढ़ता हुआ पिरामिड। उसमें क्या होता है, ये जो ऊपर है वो जन्मोत्तर को दिखाते हैं, यानी कि बूढ़ों को दिखाते हैं। ये बीच वाला जन्मक्षम को दर्शाता है और नीचे वाला जन्म पूर्व यानी कि बच्चों को दर्शाता है, जिसमें जन्म पूर्व की संख्या जन्मक्षम से ज़्यादा हो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिंग, बढ़ता हुआ पिरामिड, जिसको त्रिभुजाकार का होता है, यानी कि इस तरह से ये दिखाई देता है। इसके बाद स्टेबल, स्थिर पिरामिड कौन सा होता है? जिसमें जन्म पूर्व जन्मक्षम की संख्या बराबर होती है, वो स्टेबल पिरामिड कहलाता है। आयु पिरामिड जिसमें घंटीनुमा प्रकार का होता है, इस तरह से ये घंटीनुमा। इसके बाद घटता हुआ पिरामिड कलशनुमा होता है, जिसमें जन्म पूर्व की जो संख्या होती है वो जन्मक्षम से कम होती है, इसलिए घटता हुआ होता है और ये कलशनुमा होता है। समष्टि घनत्व की बात करें, समष्टि घनत्व किस पर निर्भर करता है? जाति पर निर्भर करता है, परभक्षण के दबाव पर निर्भर करता है और वातावरणीय कारक, भोजन की उपलब्धता पर समष्टि घनत्व निर्भर करता है। इसके बाद कैरिंग कैपेसिटी की बात करें, कैरिंग कैपेसिटी यानी पोषण क्षमता, वहन क्षमता क्या होती है? किसी पारितंत्र या वन में संसाधनों की वो सीमा जहाँ तक समष्टि घनत्व बढ़ता है उसको कैरिंग कैपेसिटी बोला जाता है। समष्टि घनत्व का जो ग्राफ होता है वो अनुकूल परिस्थिति में एक्सपोनेंशियल जे आकार का होता है और के पर डिपेंड नहीं करता है, और ये अस्थायी रूप से होता है एक्सपोनेंशियल। इसको अगर इक्वेशन के द्वारा देखें तो डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन होता है, जो कि एन तो घनत्व को रिप्रेजेंट करेगा और आर जो है प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक रेट होती है। आर क्या होती है? आर इज इक्वल टू बी माइनस डी, यानी बर्थ माइनस डेथ इज इक्वल टू आर, यानी कि इस तरह से ये इक्वेशन होती है जो कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ को दर्शाती है। इसको दूसरे रूप में देख सकते हैं कि डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू एन नॉट, यानी कि जो प्रथम जो प्राणी रेट थी उसमें ई की पावर आर इंटू टी, इस तरह से इसको दर्शा सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति अगर होती है तो प्रतिकूल परिस्थिति में ग्राफ कैसा होगा? लॉजिस्टिक ग्राफ, जिसमें के पर निर्भर करता है, जैव विभव कम होता है, इसका जैव विभव कम होता है। यदि वृद्धि दर 0 होगी तो के बराबर एन होगा, यानी कि इसकी इक्वेशन क्या होती है? डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के, यानी कि ये के पर निर्भर करता है जो कि अनुकूल परिस्थिति में नहीं करता है। के माइनस एन अपॉन जो के होता है ये वातावरण प्रतिरोध होता है। यदि वृद्धि दर 0 होगी तो के इज इक्वल टू एन होगा। इस समीकरण से हम देख सकते हैं। इसके आधार पर दो प्रकार की जातियाँ होती है, आर सेलेक्टेड जाति और के सेलेक्टेड जाति। आर सेलेक्टेड को रेट से तुलना कर सकते हैं, यानी कि रेट की जो विशेषताएं होती है वो आर सेलेक्टेड से मिलती जुलती होती है। इसके बाद सिमल पेरस क्या होते हैं? जीवन में एक बार ही जन्म क्षमता होती है, जैसे कि बांस, सालमन फिश, ये सिमल पेरस होते हैं। और इंटेरोपेरस कौन कौन से होते हैं? जिनमें बार बार जन्म क्षमता होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन में संबंध देखे जाते हैं जाति ए और बी में संबंध, उनको पॉपुलेशन इंटरेक्शन बोला जाता है। वो देखते हैं कि पहला है सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म, इसमें दोनों जातियों को लाभ होता है। अविकल्पी संबंध इसको बोला जाता है। ये सह अस्तित्व, सह विकास और सह विलुप्तता का प्रदर्शन करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है लाइकेन, माइकोराइजा, अंजीर बर्ग, यूकामोथ, मेडिटेरियन आर्किड, राइजोबियम, फ्रेंकिया जो है अल्नस की मूल के साथ सहोपकारिता का प्रदर्शन करता है। इसके बाद प्राक संयोजिता, प्रोटोकॉर्पोरेशन, इसमें दोनों जातियों का लाभ होता है। इसको विकल्पी संबंध भी बोला जाता है, जैसे कि सी एनिमोन और हर्मिट क्रेब, ये प्रोटोकॉर्पोरेशन का उदाहरण है। मगर और पेलवर पक्षी, गेंडा और ऑक्सपीकर पक्षी, ये सब प्रोटोकॉर्पोरेशन के उदाहरण हैं। सहभोजिता को कॉमनसेलिज्म बोला जाता है, जिसमें एक जाति का लाभ होता है, दूसरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके उदाहरण हैं आम पर ऑर्किड, मवेशी बगुले, ब्लू व्हेल, बार्नेकल क्रस्टेशियन, शार्क, शकर, पिलियोटफिश, सी एनिमोन और डाउनफिश, ये सब सहभोजिता का प्रदर्शन करते हैं। प्रीडेशन, परभक्षण, इसमें एक जाति को फायदा होता है, दूसरी को नुकसान होता है, जैसे चीता, हिरण, चिड़िया और दाना। परजीविता, पैरासिटिज्म, इसमें एक जाति को नुकसान होता है, परपोषी को नुकसान और परजीवी को फायदा होता है। इसके उदाहरण है बाह्य परजीवी, जुएं, चिचड़ी, आंतरिक परजीवी, एस्केरिस, प्लाज्मोडियम, रक्त पर
परजीवी, एंटमीबा हिस्टोलाइटी का बड़ी आंत्र का परजीवी। यहाँ पे नोट करने लायक बात है कि मादा एनाफिली जो होती है वो रक्त का परजीवी नहीं होती है, रक्त का परजीवी नहीं होती है, वो केवल जनन के लिए रक्त का यूज़ लेती है। इसके बाद अंतराजातीय परजीविता, एमेंसेलिज्म, इसमें एक जाति को कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरी को नुकसान होता है। जैसे कि पेनिसिलियम लेने पर जीवाणु की डेथ हो जाती है, तो पेनिसिलियम को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीवाणु के लिए नुकसान हो जाता है। एक टर्म है एलेलोपैथी। एलेलोपैथी क्या होती है कि शंखपुष्पी, तुलसी और अखरोट जैसे जो पौधे होते हैं, इनसे रसायन पदार्थ का श्रवण होता है, जिसके कारण अन्य पादप की वृद्धि रुक जाती है, जिसको एलेलोपैथी बोला जाता है। इसके बाद कंपटीशन, स्पर्धा, इसमें दोनों जातियों का नुकसान होता है। इसके उदाहरण है डार्विन की जो योग्यता फिटनेस है वो स्पर्धा पर आधारित है। कर्नेल परिष्कृत प्रयोग ये स्पर्धा मुक्ति की बात करता है, कॉम्पिटिटिव रिलीज। और मैकार्थर दो निकटवर्ती जाति संसाधन साझा करने, मतलब इसका तोड़े मैकार्थर ने बताया कि दो निकटवर्ती जाति अगर संसाधन साझा कर ले, चारण पैटर्न बदल ले, इस तरह से सहअस्तित्व दर्शा सकती है। ये मैकार्थर का प्रयोग है। इसके बाद गोसे का अपवर्जन। गोसे का अपवर्जन क्या होता है कि दो निकटवर्ती जो जाति होती है वो अनंत काल तक एक ही साथ नहीं रह सकती है। इसके बाद कुछ टर्म्स है। कीस्टोन जाति, कुंजशील जाति कौन सी होती है? जिनकी संख्या और जैवभार तो कम होता है लेकिन प्रभाव अधिक होता है, जैसे कि चीते, ये कीस्टोन जाति के उदाहरण है। क्रिटिकल क्रांतियोजी जाति कौन सी होती है? जिनमें अविकल्पी संबंध वाली जाति जो होती है, जैसे लाइकेन, माइक्रोराइजा, ये क्रांति क्रिटिकल जाति कहलाती है। इसके बाद एंडेमिक, स्थानिक जाति कौन सी कहलाती है? जिसमें विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है, जैसे कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इनको एंडेमिक जाति कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना बायोम। बायोम क्या होता है? विशेष जलवायु में उपस्थित फ्लोरा एंड फौना जो होता है उनको बायोम बोला जाता है। भारत के बायोम की बात करें तो भारत के बायोम में समुद्र तटीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मरुस्थल, पर्णपाती वन, ये भारत के बायोम है। इसके बाद विश्व के प्रमुख बायोम जैसे कि डेजर्ट, कोल्ड, ठंडा मरुस्थल है गोबी का, हॉट मरुस्थल है थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, ये सब विश्व के बायोम है। घास स्थल की बात करें, घास स्थल सवाना, घास स्थल पंपाज बोला जाता है दक्षिण अमेरिका में, प्रेरीज बोला जाता है उत्तरी अमेरिका में, और सवाना क्या होता है? घास प्लस पेड़, वर्षा अधिक होती है। स्टेपीज रसिया में बोला जाता है, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में बोला जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता और उसका संरक्षण। जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर विविधता होती है, यह स्टेटमेंट है एडवर्ड विल्सन का, कि जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर विविधता पाई जाती है। विविधता, अल्फा विविधता, जो एक समुदाय में विविधता पाई जाती है उसको अल्फा विविधता बोलते हैं। बीटा विविधता दो समुदाय के मध्य, और गामा विविधता संपूर्ण क्षेत्र में पाई जाती है, उसको गामा विविधता बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी के प्रकार कौन कौन से होते हैं? जातीय विविधता, आनुवांशिक विविधता और पारिस्थितिकी विविधता। भारत में बायोडाइवर्सिटी विश्व का 2.4% एरिया भारत का बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है। जैव विविधता का 8.1% भारत में जैव विविधता पाई जाती है, यानी विश्व का तो 2.4% एरिया और जैव विविधता का 8.1% एरिया भारत में पाया जाता है। विश्व में बायोडाइवर्सिटी 22% पादप और कवक के द्वारा है। पादप और कवक के द्वारा बायोडाइवर्सिटी में योगदान 22% है, और 70% जंतुओं का, जिसमें भी 70% कीट होते हैं। आयुसीएन के अनुसार, आयुसीएन का जो नया नाम है वो WCW वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। आयुसीएन के अनुसार धरती पर लगभग 1.5 मिलियन जीव से अधिक जीव रहते हैं। इसके बाद रॉबर्ट मे ने अनुमानित 7 मिलियन जीव बताए, जो कि ये तो अनुमानित थे, और खोजी गई जाती है 1.7 से 1.8, ओनली 22% ही खोजे गए हैं अब तक। और जो कशेरुकी कोर्डेस में जो विविधता होती है कशेरुकी में, वो विविधता देखी जाती है कि FB राम, यानी कि इनकी सबसे ज़्यादा विविधता फिश में देखी जाती है। इसके बाद बर्ड, इसके बाद रेप्टाइल, इसके बाद एम्फीबियन उभयचर, और इसके बाद मैमल्स, इस तरह से विविधता देखी जाती है, यानी कि FB राम। इसके बाद कशेरुकी नॉन कोर्डेस में जो विविधता है वो सबसे ज़्यादा देखी जाती है इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स कीड़े सबसे ज़्यादा विविधता दर्शाते हैं। इसके बाद पादपों में विविधता देखें तो पादपों में देखे जाते हैं FM फैन LALG, इस तरह से इसको याद रखें। FM फैन लागे, यानी कि F का मतलब फंजाई में सबसे ज़्यादा विविधता देखी जाती है। M का मतलब मॉस में सेकंड सबसे ज़्यादा विविधता मॉस में देखी जाती है। फंजाई, मॉस, फर्न, एंजियोस्पर्म, L मतलब लाइकेन, ALG मतलब एल्गी। एंजियोस्पर्म में जो मैक्सिमम विविधता देखी जाती है वो एंजियोस्पर्म में देखी जाती है।
यानी कि पादपों विविधता, फंजाई हो गया, मॉस हो गया, फर्न हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, लाइकेन और एल्गी, इस तरह से ये क्रम होता है। इसके बाद सर्वाधिक विविधता, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो अगर ऑप्शन आए कवक, शैवाल, फिश और मॉस, इसमें सर्वाधिक विविधता कवक में देखी जाती है। और अगर ऑप्शन आए कवक, एंजियोस्पर्म, कीट और फिश, तो कीट में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक विविधता में अगर इस तरह से ऑप्शन आए ब्राज़ील, कोलंबिया और भारत और मेडागास्कर, तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है। ब्राज़ील में लगभग 1200 जातियाँ पाई जाती है। और कोलंबिया में पक्षी जाति में मैक्सिमम विविधता कोलंबिया में पाई जाती है, जो कि भारत में सेकंड है। पक्षी जाति में विविधता में भारत सेकंड पर है, जो कि 1200 विविधता है। और इसके भारत में 12 महाविविध देशों में 12 महाविविध जो देश है विविधता के, उसमें भारत भी शामिल है, मेडागास्कर। इस तरह से ये ऑप्शन का विश्लेषण होता है। इसके बाद देखते हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। सर्वाधिक जातियों की खोज शीतोष्ण मरुस्थल में पाई गई है, न कि उपोष्ण मरुस्थल में। कंपेयर टू उष्णकटिबंध, सर्वाधिक जातियों की खोज शीतोष्ण कटिबंध में पाई गई है। उष्णकटिबंधीय वनों में घनी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, क्योंकि जाति उद्वहन ज़्यादा होता है, मौसमी परिवर्तन कम होता है, सौर ऊर्जा उत्पादकता अधिक होती है, हिमखंड पिघलते नहीं है, इसलिए उष्णकटिबंधीय वनों में घनी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। इसके बाद जातीय समृद्धि और अन्वेषण क्षेत्र की बात करें तो जातीय समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र, ये अवधारणा दी थी अलेक्जेंडर हमबोल्ट ने जातीय समृद्धि की अवधारणा दी, जो कि जर्मनी का था। इसने अन्वेषण क्षेत्र जंगल इज प्रोपोर्शनल टू जातीय समृद्धि, यानी कि अन्वेषण क्षेत्र को जातीय समृद्धि के प्रोपोर्शनल बताया। इसका अगर ग्राफ देखें तो ये एरिया हो गया, ये समृद्धि होगी, यानी कि ये इंटरसेप्शन हो गया, ये इंटरसेप्शन एरिया। इस तरह से इसका ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें अगर लॉग की अवस्था में देखें तो ये सीधा होता है, और जबकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है डायरेक्ट देखें तो एस, यहाँ पे एस इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड होता है। लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए होता है। एस इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड। यहाँ पर जेड जो है वो समासरण कांस्टेंट को बोला जाता है, या फिर स्लोप पर डिपेंड करता है। जेड स्लोप पर डिपेंड करता है। जेड का मान जो है, जेड का मान 1 से ज़्यादा होगा तो जैव विविधता भी ज़्यादा होगी। जेड का स्लोप अगर सीधी जितनी होगी उतनी जातीय समृद्धि ज़्यादा होगी। इस तरह से इस ग्राफ का विश्लेषण होता है। अगर क्षेत्र के अनुसार जेड के मान की बात करें, जैसे छोटे क्षेत्र ब्रिटेन के जो पादप है उसमें 0.1 से 0.2 होती है जेड का मान। महाद्वीपीय जो पादप होते हैं वो बड़ा क्षेत्र है, उसमें 0.6 से 0.2 जेड का मान होता है। उष्णकटिबंधीय और रसावन में जेड का मान 1 से अधिक यानी कि 1.15 होता है। इस तरह से एक जातीय समृद्धि और अन्वेषण क्षेत्र हो गया, जो कि अलेक्जेंडर हमबोल्ट की अवधारणा है। इसके बाद डेविड टिलमैन ने क्या कहा कि जातीय विविधता बढ़ेगी तो उत्पादकता भी बढ़ेगी, और उत्पादकता का अंतर जो होता है वो कम नहीं होगा। इस तरह से ये डेविड टिलमैन की अवधारणा है। इसके बाद एक अवधारणा होता है और आती है पॉल एहरलिच की रिवेट पेपर परिकल्पना। रिवेट पेपर जो परिकल्पना है पॉल एहरलिच ने दी थी, पॉल एहरलिच की रिवेट परिकल्पना। इसमें देखते हैं कि रिवेट एरोप्लेन के जो टुकड़े होते हैं वो जाति का प्रदर्शन करते हैं। एरोप्लेन के जो पंख होते हैं वो कीस्टोन जाति, मुख्य जाति का प्रदर्शन करते हैं, जो कि अधिक प्रभावी होती है। और एरोप्लेन जो होता है पूरा है वो पारितंत्र को प्रदर्शित करता है। इसके बाद देखते हैं जैव विविधता क्षति के कारण। जैव विविधता क्षति के कौन कौन से कारण हैं? 4 कारण हैं। एविल क्वाड्रेट जिसको बोला जाता है एविल क्वाड्रेट। फर्स्ट है आवासीय क्षति, सेकंड है अतिदोहन, थर्ड है सहविलुप्तता, फोर्थ है विदेशी जाति का आक्रमण। सहविलुप्तता पाँच जो जैव विविधता क्षति है वो तो हो चुके हैं, और विलुप्ति का छठा चरण चल रहा है, यानी कि पाँच तो जैव विविधता क्षति हो चुकी है और विलुप्ति का छठा चरण चल रहा है। ये 4 एविल क्वाड्रेट हो ही गए। इसके बाद देखते हैं कि अमेजोन वन जो है वो कुल O2 का 20% उत्पादन अमेजोन वर्षा वन से प्राप्त होता है। ये तो बात होगी बायोडाइवर्सिटी की। अब देखते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। जैसे 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट लाया गया। 22 मई को जैव विविधता संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंसिटू संरक्षण में नेशनल पार्क आते हैं, सेंचुरी आती है, अभयारण्य, हॉट स्पॉट आते हैं, जैव परिरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, पवित्र उपवन और झील, ये सब इंसिटू
इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क केंद्र के अधीन होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में शामिल नहीं होते हैं, इनकी सीमाएं निश्चित होती है। प्रथम नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का, और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। सबसे छोटा है रणथंभौर नेशनल पार्क। इसके बाद देखते हैं सेंचुरी अभयारण्य। अभयारण्य लगभग 550 के लगभग अभयारण्य है, लगभग 100 के लगभग नेशनल पार्क है। राज्य के अधीन होते हैं अभयारण्य, और प्राइवेट सेक्टर इसमें शामिल हो सकता है, और सीमाएं इसकी निश्चित नहीं होती है। नेशनल पार्क की सीमाएं निश्चित होती है, लेकिन अभयारण्य की सीमाएं निश्चित नहीं होती है। राजस्थान में 27 अभयारण्य हैं, 26 या फिर 27। इसके बाद आते हैं हॉट स्पॉट तप्त स्थल। हॉट स्पॉट में नॉर्मन मेयर ने 1988 में हॉट स्पॉट की अवधारणा दी, जो कि घनी जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं। 1 से 2% जो होता है वो हॉट स्पॉट है, जिसमें एंडेमिक स्थानीय जातियाँ आती है, विलुप्तिकरण हेतु संवेदनशील जातियाँ इसमें आती है, और विश्व का 2% या फिर 36 स्थल हॉट स्पॉट के अंतर्गत आते हैं। भारत में 4 हॉट स्पॉट है, हिमालय, इंडो बर्मा रीजन, सुंडालैंड और पश्चिमी घाट, ये 4 हॉट स्पॉट है भारत में। इसके बाद देखते हैं जैव परिरक्षक क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व 3 जोन में बांटा जाता है। सबसे बाहर होता है संक्रमण जोन, उसके बीच बफर जोन, और अंदर ही अंदर का होता है कोर जोन। कोर जोन पूर्ण प्रतिबंधित होता है। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है लगभग 19, लेटेस्ट संख्या इसमें अपडेट की जाएगी। इसके बाद भारत में बायोस्फीयर रिजर्व, प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी, और बायो जियोग्राफिकल क्षेत्र है 10, और बायो जियोग्राफिकल प्रोविंसेज है 26-27। MAB क्या होता है, मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो है वो यूनेस्को के द्वारा चलाया गया है। इसके बाद पवित्र झील और उपवन की बात करें तो ये आस्था से जुड़े हुए स्थल होते हैं। ये स्वतः संरक्षण इनका होता है, जैसे काशी और जयंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय में, अरावली राजस्थान में, सरगुजा, चंदा और बस्तर छत्तीसगढ़ में, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में, ये सब पवित्र उपवन और झील के अंतर्गत आते हैं। पवित्र वृक्ष होते हैं खेजड़ी, तुलसी, रुद्राक्ष, पीपल, इनका स्वतः संरक्षण हो जाता है। इसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड। तो उसमें फर्स्ट है हंगुल प्रोजेक्ट। हंगुल ये 1970 में चलाया गया। प्रोजेक्ट शेर ये 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 में, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, प्रोजेक्ट गेंडा 2005 में, गोडाउन प्रोजेक्ट 2013 में, जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोला जाता है, और गोडाउन का प्रजनन केंद्र जैसलमेर में है। इसके बाद देखते हैं अर्थ समिट। पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था 1992 में, जैव विविधता संरक्षण के लिए। इसके बाद वर्ल्ड शिखर सम्मेलन 2002 में हुआ, जैव विविधता क्षति को 2010 तक कम करने का इसमें लक्ष्य रखा गया। इसके बाद WWF और CITES साइट्स, WWF और साइट्स कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज़, ये साइट्स की फुल फॉर्म है। इसको जैव विविधता के जो व्यापार होता है उसको रोकना इसका काम होता है WWF का और साइट्स का। इसके बाद रेड डाटा बुक की बात करें, रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जो जाति होती है वो आती है। इसमें अलग अलग कलर होते हैं, जिसमें कि जो विलुप्त हो चुके हैं वो ब्लैक में आते हैं, दुर्लभ जातियाँ वाइट होती है, अल्प संकट जिनमें होता है अति संकट जो होते हैं वो रेड कलर से डिनोट करते हैं, और संकटग्रस्त जो होती है उनको ऑरेंज कलर से दिखाया जाता है। संकटग्रस्त जातियों के आंकड़ों का संग्रहण रेड डाटा बुक में होता है। IUCN के द्वारा इसको जारी किया जाता है। एन का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN की फुल फॉर्म में एन का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। पुस्तक का प्रकाशन जो है वो IUCN के द्वारा किया गया था, रेड डाटा पुस्तक का। इसके बाद अपन देखते हैं इकोलॉजी का थर्ड पार्ट, एनवायरमेंटल इश्यू। कौन कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनको देखते हैं। इसमें फर्स्ट है प्राथमिक प्रदूषक। वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो उसमें प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक सीधे वायु में निष्कासित किए जाते हैं, जैव अपघटनीय होते हैं, जैसे कि CNS, CFC के ऑक्साइड, इन सब के ऑक्साइड, और ये CNS, CFC, ये सब प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। DDT, CO2, CO, SO2, NO, N2O, SO2 को क्रैकिंग गैस भी बोला जाता है, और पार्टिकुलेट मैटर भी प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आता है। द्वितीय प्रदूषक में नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इनका अपघटन नहीं होता है।
SO3, O3, PAN, स्मोग, ये सब द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। बट DDT जो होता है वो प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आता है, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल तो है DDT, लेकिन ये प्राथमिक पोषक के अंतर्गत आता है। DDT जो होता है ये प्राथमिक पोषक होता है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। O3 हो गया, PAN हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, H2O2 हो गया, और जो फोटोकेमिकल स्मोक के दौरान PAN भी निष्कासित होता है। PAN क्या होता है? PS सेकेंड को संदमित करता है, हिल रिएक्शन को रोकता है, और क्लोरोफिल संश्लेषण इससे प्रभावित होता है PAN से, जो कि द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद दो प्रकार के प्रदूषक होते हैं, मात्रात्मक प्रदूषक और गुणात्मक प्रदूषक। मात्रात्मक प्रदूषक जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रकृति में सांद्रता अगर इसकी बढ़ेगी तो ये ज़्यादा प्रदूषण करेगा। गुणात्मक प्रदूषक कौन कौन से होते हैं? जो कि प्रकृति में नहीं होते, मानव द्वारा होते हैं। मानव द्वारा जैसे DDT गुणात्मक प्रदूषक कहा जाता है। इसके बाद एनवायरनमेंट से जुड़े हुए बहुत सारे अधिनियम, एक्ट लाए गए, जिनमें से कुछ है इंसेक्टिसाइड पीड़कनाशी जो एक्ट है 1968 में आया। पीड़कनाशी एक्ट रोचेल कॉर्सन साइलेंट स्प्रिंग बुक के अंदर पीड़कनाशी एक्ट के बारे में बताया गया है रोचेल कॉर्सन ने। हाँ, तो इंसेक्टिसाइड एक्ट कब आया? 1968 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, वाटर पॉल्यूशन 1974 में, JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये आया 1980 या फिर 1980 के दशक में। एयर पोल्यूशन 1981, पर्यावरण अधिनियम NEPA 1986 में, और इसका नियंत्रण हुआ 2000 में। सौर प्रदूषण और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1987 में आए या फिर लागू हुए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में लागू हुआ, और जो ये पर्यावरण प्रदूषण एक्ट था ये 1986 में और 2000 में इसका नियंत्रण के लिए कानून बनाया गया। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई 1988 में, जिसमें 67 पर्वत और 33% मैदानी भाग होना चाहिए। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, जो कि COP3 के नाम से जाना जाता है। शिखर सम्मेलन सतत विकास का जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ 2002 में। इस तरह से एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये सम्मेलन हुए। अब बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन में कणिकीय प्रदूषण जो होते हैं उनकी अगर सांद्रता जो है 2.5 माइक्रोमीटर या फिर 2.5 पार्टिकुलेट जो मीटर होता है, उससे अगर कम सांद्रता होती है तो उनको कणिकीय प्रदूषक बोला जाता है। 2.5 माइक्रोमीटर जो कणिकीय प्रदूषक होते हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। CP के अनुसार, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसके अनुसार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं पार्टिकुलेट मैटर, जो कि अस्थमा, श्वसनी शोथ रिलेटेड इसमें बीमारियाँ पाई जाती है। जैसे कि फेफड़ों में सिलिका जमा हो जाती है तो सिलिकोसिस, फेफड़ों में लोह के बुरादे होते हैं तो उसको सिडेरोसिस, या फिर फेफड़ों में कोयला फ्यूल वगैरह धूल वगैरह का जमा हो जाता है तो उसको न्यूमोकोइनोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। इसमें ब्लैक लंग्स हो जाते हैं, कोयला जमा हो जाता है। इसके बाद एयर पोल्यूशन के 2 संयंत्र होते हैं। कणिकीय प्रदूषक हो गया, स्थिर विद्युत अवक्षेपित, ये संयंत्र होते हैं 2। स्थिर विद्युत अवक्षेपित, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव धूल कण होते हैं। इलेक्ट्रोड वायर द्वारा कोरोना विसर्जन किया जाता है। इसके बाद स्क्रबर मार्जक जो होते हैं वो SO2 को हटाने का काम करते हैं। चूने का पानी, कैल्शियम सल्फाइड, PPT, इस तरह से स्क्रबर मार्जक उपयोग में लिए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं अधिक वाहनों की जो महंगी धातु है, वाहनों में महंगी धातु का यूज होता है प्रदूषण को कम करने के लिए। इसका जैसे कि प्लेटिनम, पैलेडियम, RH, ये सब वाहनों में महंगी धातु का यूज किया जाता है। इनका कार्य क्या होता है? अधिक प्रदूषक जो होते हैं उनको कम प्रदूषक में बदलना। जैसे कि अर्धजलीय हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको CO2 और H2O यानी कि कम प्रदूषक युक्त में बदलना, N2O को N2 में बदलना और CO को CO2 में बदलना, ये वाहनों में महंगी धातुओं का काम होता है। धातुओं का दुश्मन कौन होता है? PB लेड, यानी कि शीशा धातुओं का दुश्मन कहा जाता है। एसिड रेन की बात करें तो रॉबर्ट ऑगस्टे ने इसकी अवधारणा दी थी, जिसमें 29% HNO3 यानी कि NO2 इसके द्वारा होता है। pH, एसिड रेन का pH 5.6 होता है और बाइकार्बोनेट H2CO3 1% होता है। एसिड रेन में 70% भूमिका होती है H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड की, और इसको SO2 भी बोला जाता है। जल में भारी धातु
एल्यूमिनियम मैग्नीज एसेंट बढ़ जाती है एसिड रेन के कारण। एसिड रेन में योगदान हो गया 29% HNO3 का और 70% H2SO4 का, 1% H2CO3 का योगदान होता है और इसका pH 5.6 होता है। इसके बाद देखते हैं स्मोग। स्मोग क्या होती है? स्मोक प्लस फॉग को मिलकर स्मोग बोला जाता है। स्मोग होता है धुआं, धूम्र वगैरह। फॉग होती है धुंध, कोहरा। सल्फर लंदन स्मोग या फिर क्लासिकल स्मोग या फिर सल्फर स्मोग, ये किसको बोला जाता है? जिसमें H2SO4 की वाष्प और प्लस ठंडी जो होती है उसमें टेम्परेचर कम होता है और लगभग 4000 लोगों की इसमें डेथ हो गई थी सल्फर स्मोक के कारण, इसलिए इसको लंदन स्मोक भी बोला जाता है, लंदन में होता है। इसके बाद लॉस एंजल्स स्मोक, इसको फोटोकेमिकल स्मोक भी बोला जाता है, जो कि द्वितीयक प्रदूषण यानी कि O3PAN के कारण होता है। N2O, इसमें N2O प्राथमिक प्रदूषक एस्ट्रेक्ट इसमें यूज किए गए थे। इसके बाद इमिशन नॉर्म्स भारत स्टेज के द्वारा किए जाते हैं। भारत स्टेज के द्वारा इमिशन नॉर्म्स, फर्स्ट इमिशन नॉर्म BS फर्स्ट 2000 में लाया गया था। इसको यूरोफर्स्ट या BS फर्स्ट यानी कि इमिशन नॉर्म्स को यूरोफर्स्ट या BS फर्स्ट या BS सेकंड 2001 से 2005 के बीच, BS थर्ड यूरो थर्ड 2005 से 2010 के बीच, BS फोर्थ 2010 से 2017 अप्रैल तक, BS फिफ्थ जो है वो आया ही नहीं और BS सिक्स्थ जो है वो अप्रैल 2020 में लाया गया था। इसके बाद BS थर्ड की बात करें तो 2005 से 2006 के बीच हुआ था। इसमें लक्ष्य क्या था? 50 से 35 ppm तक सल्फर को लाना और 42% तक एरोमेटिक हाइड्रोजनेशन करना। इसके बाद सल्फर की जो उपस्थिति होती है वो पेट्रोल और डीजल में, लगभग पेट्रोल में 150 ppm और डीजल में 350 ppm सल्फर की उपस्थिति होती है। इसके बाद देखते हैं अपन सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण क्या होता है? ये तीन प्रकार का होता है मृदा प्रदूषण, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव मृदा प्रदूषण की अवधारणा यानी कि बाढ़ या अति चराई के द्वारा नेगेटिव मृदा प्रदूषण, और पॉजिटिव मृदा प्रदूषण पॉजिटिव कारकों की वजह से, DDT कीटनाशक इनकी वजह से। लैंडस्केप पोल के अनुसार थर्ड कचरा फैलाकर बंजर बनाना, ये भी सॉइल पोल्यूशन के अंतर्गत आता है। इसका कारण क्या है? शहरीकरण, अम्ल वर्षा एटसेट्रा सॉइल पोल्यूशन के कारण है। इसके बाद देखते हैं नॉइज़ पोल्यूशन, शोर प्रदूषण का जो एक्ट था वो 1987 में लाया गया था। शोर प्रदूषण का जो मात्रक होता है, ध्वनि का जो मात्रक होता है डेसिबल होता है। लाउड स्पीकर जो होता है उसमें 70 डेसिबल की मात्रा होती है। इसका जो यंत्र है वो अलार्म बैरोमीटर बोला जाता है। नॉइज़ पोल्यूशन में आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, जो अपन श्रव्य आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज के बीच। WHO के अनुसार उपयुक्त ध्वनि 45 डेसिबल की होती है। सामान्य बात जो होती है वो 55 से 60 डेसिबल की होती है। WHO के अनुसार उपयुक्त जो ध्वनि होती है वो 45 डेसिबल की होती है। सामान्यतः 55 से 60 तक भी सामान्य होती है। इसके बाद 80 डेसिबल से ज़्यादा प्रदूषण मानी जाती है और आवासीय क्षेत्रों में 45 और 55 डेसिबल ध्वनि की मात्रा होती है। चिड़चिड़ापन यानी कि अगर ध्वनि की आवृत्ति यानी कि 55 डेसिबल से ज़्यादा हो जाए। औद्योगिक क्षेत्रों में 70 से 75 डेसिबल होती है और कमर्शियल क्षेत्रों में 55 डेसिबल होती है और हवाई जहाज़ इसमें 100 डेसिबल होती है। जेट प्लेन की 150 डेसिबल से 1500 डेसिबल के लगभग होती है। इस तरह से अगर जो सामान्य डेसिबल है उससे अगर ज़्यादा मात्रा होती है तो चिड़चिड़ापन, गर्भपात और मानसिक विकृति जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है ध्वनि प्रदूषण के कारण। इसके बाद देखते हैं वाटर पोल्यूशन 0.1% जो अशुद्धि होती है उसको भी वाटर पोल्यूशन बोला जाता है। स्वच्छ जल का जो सूचकांक होता है वो होते हैं स्टोन फ्लाई, लार्वा, स्काउट फिश, डेफनिया, क्रिटेशियन। लेकिन प्रदूषित जल का जो सूचक होता है वो कवक, इकोलाई, ट्यूबिपेक्स, निमेटोडा, स्लज, ब्लड वर्म, टाइफाइड। इससे जो रोग होते हैं वाटर पोल्यूशन के कारण, जैसे हेजा पीलिया, टाइफाइड, अमीबियासिस, ये सब इसके रोग होते हैं वाटर पोल्यूशन के कारण। स्वच्छ जल का जो सूचक होता है वो डेफनिया फ्लाई वगैरह देख ही लिया, और जो क्या बोलते हैं उसको लाइकेन तो वायु प्रदूषण का, स्वच्छ वायु का सूचक होता है। स्वच्छ जल के सूचक ये डेफनिया वगैरह होते हैं। इसमें नेक्स्ट देखते हैं अपन रोग। HG मरकरी की
मरकरी के कारण मिनीमाता रोग होता है जो कि तंत्रिका, यकृत और किडनी को प्रभावित करता है। F माइनस यानी कि फ्लोरीन की अधिकता के कारण फ्लोरोसिस होता है जिसमें दंत क्षरण, कुबड़ इस तरह के रोग होते हैं। एएस की अधिकता के कारण ब्लैकफुट रोग, त्वचा कैंसर होता है। NO3 की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम, साइनोसिस होता है। कैडमियम की अधिकता के कारण ईटाई रोग होता है जो कि हड्डियाँ प्रभावित होती है। पीबी की अधिकता के कारण प्लम्बिज रोग होता है, प्लम्बिज्म। और कॉपर की अधिकता के कारण यूरेमिया होता है। इसके बाद देखते हैं सुपोषणता। सुपोषणता वाटर पोल्यूशन का प्रकार है, यूट्रोपिकिफिकेशन भी इसको बोला जाता है। और इसमें स्यूडोमोनास फुटिडा सुपर बग के रूप में काल प्रभावन दर्शाता है। काल प्रभावन क्या होता है? झील की जो एजिंग यानी कि झील की उम्र बढ़ना काल प्रभावन बोला जाता है। सुपोषणता क्या होती है? पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है पानी में, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की। इससे क्या होता है? जीवों की वृद्धि होगी। एल्गल ब्लूम यानी कि शैवाल वगैरह जो वृद्धि करेंगे, इससे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेंट डिमांड बढ़ेगी। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेंट डिमांड जो बढ़ेगी, कार्बनिक पदार्थ का मापन जो होता है, अप्रत्यक्ष रूप से कार्बनिक पदार्थ का मापन बीओडी के द्वारा होता है। और प्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन की कमी O2 का मापन प्रत्यक्ष रूप से होता है बीओडी में, और अप्रत्यक्ष रूप से कार्बनिक पदार्थ का मापन होता है। बीओडी बढ़ेगी तो O2 की कमी होगी और मछली की मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद जैव आवर्धन क्या होता है? जैव आवर्धन में जैव अनिम्नीकृत विषाक्त पदार्थ जो होते हैं जैसे DDT, HG, इनका पोषक स्तर में क्रमिक वृद्धि होती है, पोषण स्तर में क्रमिक वृद्धि होती है, इसको जैव आवर्धन बोला जाता है। इसके बाद सेकंड लास्ट देखते हैं कि नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है 2014 में लाया गया, जिसमें गंगा को स्वच्छ करने का उद्देश्य रखा गया। जुलाई 2016 में 300 गंगे प्रोजेक्ट के रूप में इसको लागू किया गया, नमामि गंगे 2014 में। इसके बाद वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए जैसे एस्कैन टॉयलेट श्रीलंका, केरल में यूज़ किए गए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में निस्तारण के लिए इंसिनेटर भस्मक का उपयोग किया गया उच्च तापमान 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर। और पायरोलाइसिस, मानवीय अवायवीय पायरोलाइसिस, ओपन डंपिंग, सैनिटरी लैंडफिल, ये सब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके हैं। ई वास्ट क्या होता है? रिसाइकलिंग करते हैं इसको। बेंगलोर में, अहमद खान में प्लास्टिक सड़कें बनाई गई बिटुमिनस से, ये नवाचार है ई वास्ट को मैनेजमेंट करने का। भोपाल गैस त्रासदी, इसमें 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई, जिसमें यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी यूएस की, उसमें MIC का स्राव हुआ, मिथाइल आइसोसाइनाइड का स्राव हुआ, जिसके कारण हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। वाटर लोडिंग जलाक्रांति क्या होती है? जिसमें जलाक्रांति खेत में जलभराव होता है जिसमें प्रॉपर जल निकास नहीं हो पाता है। मृदा में लवण की परत सेलिनिटी होती है, फसल वृद्धि रुक जाती है, इसको वाटर लॉगिंग की समस्या बोला जाता है। हरियाणा में किसान कल्याण क्लब बनाया गया रमेश चंद्र डागर के द्वारा। इसको एकीकृत ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा और बायोगैस उत्पादन, डेयरी उत्पाद, मधुमक्खी पालन, गोबर खाद, इस तरह से किसान कल्याण क्लब में ये सब चीज़ें की जाती है। इसके बाद फोम क्या है? फ्रेंड्स ऑफ आर्केटा मार्स यानी कि कैलिफोर्निया में फोम की अवधारणा दी गई, जिसमें अपशिष्ट जल उपचार के लिए परंपरागत अवसाधन और बायो रेमेडिएशन किया गया। परंपरागत अवसाधन में Cl2 मिलाना, और बायो रेमेडिएशन में क्या किया गया? सूक्ष्म जीव द्वारा वाटर पोल्यूशन को कम करने का उपाय किया गया, जिसमें स्यूडोमोनास फुटिडा, जिसको सुपर बग बोलते हैं, इसके द्वारा पोल्यूशन को कम किया गया। इसके बाद रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होते हैं उनके द्वारा भी मृदा प्रदूषण होता है। जैसे कि इनको क्या करते हैं? इनको निस्तारण के लिए 500 मीटर गहराई में गड्ढे में गाड़ते हैं इनको। जैसे स्ट्रोंटियम हो गया 19, यूरियम 238 हो गया, कोबाल्ट 60 हो गया, आयोडीन 131 हो गया। विकिरण, इनकी जो विकिरण निकलती है वो कैंसर का कारण बनती है। इससे रिलेटेड रेडियो एक्टिव मटेरियल से रिलेटेड 2 घटनाएँ हुई है। 1979 में अमेरिका में 3 माइल आइलैंड, इसमें भी रेडियो एक्टिव से घटना हुई। 1986 में यूक्रेन में चेरनोबिल जो संयंत्र है उसमें भी रेडियो एक्टिव के कारण दुर्घटना हुई। एग्रोकेमिकल किसको बोलते हैं? रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, कीटनाशी, ये मृदा प्रदूषण को बढ़ाते हैं। जैव आवर्धन DDT करते हैं, जिसके कारण सुपोषणता होती है। इसके बाद देखते हैं अपन ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग में
CO2 की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है। CO2 फिर CH4 मीथेन, फिर CFC, फिर N2O। CO2 की 60% भूमिका ग्लोबल वार्मिंग में होती है, CH4 की 20%, CFC की 14% और N2O की 5% भूमिका होती है। सॉरी, ग्रीन हाउस की बात कर रहे हैं। ग्रीन हाउस में CO2 की 60%, CH4 की 20%, CFC की 14% और N2O की 5% भूमिका होती है ग्रीन हाउस गैसेज। इनको ग्रीन हाउस गैसेज बोला जाता है, CO2, CH4, CFC और N2O। इसके बाद जो ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है उसका कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है ग्लोबल वार्मिंग। और जो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं CO2, CH4, CFC, N2O, इसमें H2O और O3 भी शामिल होती है, जो कि कोई बहुत कम मात्रा में होती है। इसका प्रभाव क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, जल चक्र परिवर्तन, अल नीनो प्रभाव, वर्षा का बढ़ना, प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा, वर्षा के नेगेटिव प्रभाव पड़ता है अल नीनो के द्वारा। और इसमें टाइड चक्रवात होता है जिसमें वर्षा में नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ये सब प्रभाव होते हैं ग्रीन हाउस के। इसके बाद अपन देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग 50 वर्षों में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है। प्रभाव इसका विश्व के तापमान में वृद्धि, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, समुद्री जल का बढ़ना, अल नीनो प्रभाव का बढ़ना, अनियमित वर्षा, बीमारियां बढ़ना, ऋतु चक्र परिवर्तन, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव है। औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बनाए रखना है। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, COP 3 1997 में, जिसमें फर्स्ट कमिटमेंट किया गया था 2008 से 2012 तक ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन 8% तक कम करना इसका लक्ष्य था। सेकंड कमिटमेंट दोहा सम्मेलन में हुआ 2012 से 2020 के बीच, जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 15% तक कम करना लक्ष्य रखा गया। इसके बाद ओजोन की बात करें तो ओजोन होल की खोज किसने की थी? अंटार्कटिका में 1985 में ओजोन होल की खोज की गई। इसकी जो इकाई है वो डोप्सन होती है 0.01 mm, और निम्बस 7 सैटेलाइट के द्वारा ओजोन होल की खोज की गई। ओजोन होल कैसे बनता है? जैसे कि ओजोन जो होती है O2 ऑक्सीजन पे UV लाइट पड़ती है, जो फ्री ऑक्सीजन अलग अलग हो जाती है, जिसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन वापस ऑक्सीजन से मिलकर UV लाइट की प्रेजेंस में O3 बनाती है, और ये प्रोसेस रिवर्सिबल होती है। गुड ओजोन और बैड ओजोन। गुड ओजोन कहाँ पे होती है? समताप मंडल की जो ओजोन होती है उसको गुड ओजोन बोलते हैं। ये मोटी परत होती है और प्रदूषण इससे कम होता है। बैड ओजोन ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल में जो ओजोन पाई जाती है उसको बैड ओजोन बोलते हैं। इसकी पतली परत होती है और अधिक प्रदूषण इससे होता है। इसके बाद अपघट्य जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं, जैसे कि अपघट्य पदार्थ का जो वो होते हैं फ्रेओन, यानी कि ओजोन को अपघटन करने वाले पदार्थ कौन से होते हैं? सबसे ज़्यादा होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, CCl4, CH4 मीथेन, N2O, HCFC, ये सब ओजोन अपघट्य पदार्थ हैं। इनका प्रभाव क्या होता है? यूवी लाइट जो होती है उसको UV लाइट से त्वचा कैंसर होती है। बीटा UV लाइट जो होती है उससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कॉर्निया शोथ, हिमंधता, इस तरह के रोग होते हैं। और प्रभाव इसका प्रतिरक्षा कमज़ोर होती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था इसके लिए ओजोन परत संरक्षण से रिलेटेड, जो कि 1987 में हुआ था और लागू 1989 में हुआ था। इसके बाद UV जो C होती है, UVB तो त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कॉर्निया शोथ होता है, हिमंधता होती है। UVC क्या होती है? इससे सबसे ज़्यादा हानिकारक UVC होती है। 16 सितंबर 2024 को ओजोन दिवस मनाना शुरू किया। ओजोन फॉर लाइफ ये इसकी थीम थी। 2025 की थीम भी अपडेट कर लेंगे। इस तरह से ये हो गया अपना इकोलॉजी कंप्लीट।